हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान का क्या अर्थ है, उसकी परिभाषा, उसकी प्रकृति, क्षेत्र और महत्व। अगर हम देखें पॉलिटिकल साइंस की जब हम बात करते हैं उसका डेफिनेशन क्या है, या फिर हम मीनिंग पर भी डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन, नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। इन सभी पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे और ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में ये सिलेबस ऐड किया गया है और ये हमारा पॉलिटिकल थ्योरी का ही बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और सबसे पहले हम देखें, इसकी एक समरी हमने रेडी की है। समरी पर अगर हम देखते हैं, सबसे पहले जैसे हमने जो इसको अलग अलग हमने इसको पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें इंट्रोडक्शन, इसकी प्रस्तावना में हम क्या कुछ लिख सकते हैं, क्या कुछ ऐड कर सकते हैं। और फिर हम देखेंगे मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है, उसकी डेफिनेशन पर भी हम बात करेंगे। नेचर पर भी हम बात करेंगे, या नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्या है। और फिर हम देखेंगे स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी कि राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन का क्षेत्र है वो क्या है। और इसके इम्पोर्टेंस पर भी हम बात करेंगे, इसका महत्व क्या है, राजनीति विज्ञान को हम क्यों पढ़ते हैं। उन सभी पॉइंट्स पर हम स्टेप बाय स्टेप अब डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं इसकी इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना आखिर है क्या। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर राजनीति विज्ञान की जब हम प्रस्तावना को एक्सप्लेन करते हैं या उसको हम रिटर्न करते हैं तो उसमें हम क्या कुछ ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी क्या है कि राजनीति विज्ञान की स्टार्टिंग कब होती है, या हम कहें इसकी जो बर्थ को लेकर हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस की स्टडी हम कब से कर रहे हैं। जनरली हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का जो एक जन्म की हम बात करते हैं, इसका हम कह सकते हैं कि जब से व्यक्ति ने अपने मन, या हम कहें अपने माइंड में इस तरह का एक, हम कह सकते हैं सामाजिकता, यानी कि सोसाइटी के बारे में जब से उसने सोचना शुरू किया, और फिर उसमें हम देखते हैं यूनाइट होना भी उसने स्टार्ट किया। और धीरे धीरे हम ये भी देखते हैं एक सोसाइटी में व्यक्ति रहता है और फिर धीरे धीरे यूनाइट भी होता है, और यूनाइट होने के साथ साथ में धीरे धीरे कंटिन्यू, हम कह सकते हैं लगातार वह एफर्ट्स करता रहता है। और एफर्ट्स किस तरह के, हमेशा कुछ अच्छा करने की एक एफर्ट्स उसके चलती रहती है, करता रहता है। लेकिन हम ये भी देखते हैं धीरे धीरे जैसे जैसे एक नंबर धीरे धीरे बढ़ता है, हम देखते हैं ग्रुप, और ग्रुप के बाद एक कम्युनिटी की हम बात करते हैं, तो क्या होता है फिर ऐसा भी तो होता है जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही है तो हमें ऐसा भी हो सकता है हमारी सुरक्षा कैसे हो पाएगी, हम प्रॉपर कैसे सिस्टमेटिक तरीके से हम अपनी लाइफ को सर्वाइव कर पाएंगे। बहुत सारे हम कह सकते हैं अपनी विल की भी हम बात कर सकते हैं, हमारी अपनी डिज़ायर होती है, इच्छाएं होती हैं, ठीक है ना। तो हम ये देखते हैं धीरे धीरे फिर क्या होता है, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, राजनीतिक चेतना भी धीरे धीरे बढ़ती है, और तब जाकर के हम कह सकते हैं स्टेट का डेवलपमेंट हो पाता है। लेकिन इसको हम अगर देखें तो एक लॉन्ग प्रोसेस है। इसको शॉर्ट प्रोसेस में हम कहें कि एक बहुत ही छोटा प्रोसेस है, नहीं, एक लॉन्ग प्रोसेस है। कब व्यक्ति ने सोचना शुरू किया, उसके बाद यूनाइट होना शुरू किया, और यूनाइट होने के साथ साथ में बहुत सारी एक्टिविटी में धीरे धीरे वो पार्टिसिपेट करता है। और फिर उसको अनसिक्योर की हम बात कर सकते हैं, अपनी सेफ्टी की भी, उसको सुरक्षा की भी एक एफर्ट्स उसने किया कि मेरी सुरक्षा कैसे हो पाएगी। तो उसके लिए उसने बेस्ट एक ऑप्शन सर्च किया, जिसको हम वैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में भी, यानी कि सामाजिक समझौता सिद्धांत में भी हम उसको पढ़ पाते हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि बाद में बहुत सारे हम देखते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का भी हम देखते हैं धीरे धीरे, यानी कि एक व्यक्ति ने पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं उनका भी निर्माण किया, और हम कह सकते हैं उसके बाद में लास्ट में स्टेट का डेवलपमेंट हो पाता है, यानी कि राज्य का विकास हो पाता है। लेकिन थोड़ा सा हमने इसको एक जो स्ट्रक्चर बनाया है इसको समझने के लिए, अगर हम देखते हैं एक राजा की हम बात करते हैं, और राजा कहाँ पर होता है, राज्य में होता है, तो उसको हम स्टार्टिंग से समझते हैं। जैसे एक व्यक्ति की हम बात करें, उसने क्या किया, एक ग्रुप में रहना शुरू किया। ग्रुप में रहना उसकी एक मजबूरी भी है अगर हम कहें। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो ग्रुप से सेटिस्फाई नहीं हो पाया, उसने एक कम्युनिटी में रहना शुरू किया। लेकिन फिर ये भी है, दो कंडीशन है उसके पास, या तो उसको सुरक्षा अपनी करनी है, सुरक्षा के लिए उसने ऐसा किया, स्टेट को बनाया या कम्युनिटी में रहना शुरू किया। और ये भी हो सकता है उसको असुरक्षा की ज़्यादा ही, या भय जिसको हम बोलते हैं फियर, भय इतना ज़्यादा हो कि उसको लगता है कि मेरी असुरक्षा में तो मैं जीवन ही व्यतीत नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसी बहुत सारी परिस्थिति बन सकती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कम्युनिटी बनती है तो हम ये भी देखते हैं राजनीतिक चेतना, जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस,
राजनीतिक चेतना भी धीरे धीरे उसकी बढ़ती है, और तब जा कर के हम देखते हैं कि सुरक्षा के लिए और असुरक्षा दोनों ही हम देखेंगे। तो उसमें हम देखते हैं कि स्टेट बन जाता है। स्टेट बनेगा, लेकिन स्टेट को एक प्रॉपर लीडर भी तो चाहिए, जिसको हम बोलते हैं राजा। स्टेट में एक राजा होगा जिसको हम देखते हैं किंग, और राजा क्या करेगा? पॉलिटिक्स करेगा। पॉलिटिक्स क्यों करेगा? स्टेट को बैलेंस करने के लिए, स्टेट में कुछ सुधार करने के लिए तो पॉलिटिक्स की जाती है। लेकिन अगर हम देखें एट प्रेजेंट में या वर्तमान समय में राजनीति को लेकर, तो अलग अलग तरीके से हम सोचते हैं। जितना भी हम अपने उसको समझ पाते हैं, हम सभी चीज़ों से हम, या हम कहें जितने भी एक्टिविटी हो पाती है सोसाइटी में, उन सभी में हम पॉलिटिक्स को देख पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ें या हम कहें सारे इंसिडेंट्स ही पॉलिटिक्स हो सकते हैं, नहीं। उसके बाद हम देखते हैं आगे इसमें नेक्स्ट, राजनीति विज्ञान का अर्थ, या हम कहें मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसको भी समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर राजनीति विज्ञान का मीनिंग क्या हो सकता है। अगर हम देखें, वैसे तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, पॉलिटिकल, राजनीतिक या राजनीति बोलते हैं, और फिर साइंस। ठीक है ना, 2 शब्दों से मिलकर बना है, यदि ईजी है कि इसको हम ईजिली समझ सकते हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं जो उसका फर्स्ट वर्ड है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल कैसे बना है? तो हम बोलेंगे, या इसको एक ग्रीक वर्ड पोलिस से इमर्ज हुआ एक वर्ड है ये, ठीक है ना, पोलिस वर्ड से इमर्ज हुआ, ठीक है ना, पॉलिटिकल। और उसके बाद हम ये भी देखते हैं आखिर पोलिस क्यों बोला जा रहा है। एथेंस यूनान में एक परंपरा रही है लंबे समय से, वहाँ पर जो स्मॉल टाइप्स के जो एक सिटी की हम बात करते हैं, उनको हम कह सकते हैं पोलिस में डिवाइड किया जाता था। अगर हम देखें उसको पोलिस में बोलते थे, लेकिन एट प्रेजेंट में स्टेट उसको बोलते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जो हम बात करते हैं यूनान में, और उसमें क्या करते थे, सिटी और स्टेट को उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं मानते थे। क्योंकि पोलिस की जब हम बात कर रहे हैं, पोलिस को भी स्टेट ही बोला जा रहा है, सिटी को भी स्टेट बोला जा रहा है, और स्टेट तो स्टेट है ही। तो धीरे धीरे बहुत सारे परिवर्तन होते रहे, हम कहें बहुत सारे चेंजेज होते रहे, बदलाव होते रहे, और धीरे धीरे हम एट प्रेजेंट में कोई भी पोलिस तो नहीं बोलता है। हम देखते हैं वर्तमान में तो सभी राज्य ही बोलते हैं। और अगर हम थोड़ा सा इसको और भी अच्छे से समझें कि आखिर दोनों का अलग अलग मतलब क्या हो सकता है, जैसे हम पॉलिटिकल की बात करते हैं, ठीक है ना, या राजनीतिक या राजनीति, ठीक है ना, दोनों का मतलब क्या है, सिटी और स्टेट, यानी कि नगर राज्य ही है। और साइंस क्यों जोड़ा गया है कि इम्पोर्टेंट हमारे सामने ये भी ज़रूरी है कि इसका आखिर साइंस का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों जोड़ा गया साइंस। और भी तो कुछ जोड़ सकते थे। जनरली हम देखते हैं साइंस में हम क्या करते हैं, एक सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं। अगर हम देखें किसी भी गैस को, अगर हम देखते हैं कोई भी नई गैस बनती है, तो उसमें प्रॉपर हम क्या करते हैं, हम प्रॉपर उसमें इस तरह के ये कंटेंट उसमें ऐड करते हैं, या हम गैसेस का जो मिक्सचर करते हैं, तो उसमें एक रेशियो होता है कि इतना उसमें सपोज करें हाइड्रोजन बनना है या कार्बन डाइऑक्साइड बननी है, तो उसमें हमें एक प्रॉपर जो भी सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो करना होता है। और उसमें रिजल्ट की हम बात करते हैं तो एक्यूरेसी के साथ में उसमें रिजल्ट्स भी आते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं पॉल साइंस में, तो क्या एक्यूरेसी है, पॉसिबिलिटी की हम बात करते हैं यहाँ पर कि हाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है, संभावनाओं से परिपूर्ण है। राजनीति विज्ञान या हम कहें सोशल साइंस में जो भी हम देखते हैं कि जैसे हम, वैसे तो सोशल साइंस में बहुत सारे विषय हैं, ठीक है ना, लेकिन अगर हम राजनीति विज्ञान पर ही बात करें कि आखिर विज्ञान क्यों जोड़ा गया है, विज्ञान इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि इसमें संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, संभावनाएं से परिपूर्ण है। तो संभावनाओं को ही विज्ञान बोला गया है, पॉसिबिलिटीज़ को ही हम साइंस मान बैठे हैं या मानते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं आखिर साइंस का यहाँ पर क्या मीनिंग हो सकता है, हम कह सकते हैं सिस्टमेटिक स्टडी, यानी कि क्रमबद्ध अध्ययन करना, सुव्यवस्थित, इसको हिंदी में बोलते हैं सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन करना। सिस्टमेटिक यानी कि एक मेथड हम जो फॉलो करते हैं वो क्या है, सिस्टमेटिक वे में। अब इसको अगर हम कंबाइंड कर दें, दोनों को प्लस कर दें, आखिर क्या डेफिनेशन बनेगी, हम कह सकते हैं ऐसा विज्ञान, राजनीति विज्ञान क्या है, एक ऐसा विज्ञान है जो नगर राज्य से संबंधित क्रमबद्ध ज्ञान की हमें जानकारी देता है। तो ये सिंपल एक डेफिनेशन हो जाएगी। और हम ये भी कह सकते हैं द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सिटी स्टेट्स इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। तो ये तो एक कंबाइंड जो हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ में हम ये भी देखते हैं कि राजनीति विज्ञान एक को हम क्या मानते हैं, एक सोशल साइंस का एक पार्ट मानते हैं, ठीक है ना, एक शाखा मानते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि इसमें हम
बहुत सारी एक्टिविटी देखते हैं, हम देखते हैं जैसे सोसाइटी में बहुत सारी एक्टिविटी होती है, या हम देखें स्टेट में बहुत सारी एक्टिविटी हो पाती है, और स्पेशली हम देखते हैं इसमें क्या करते हैं, हम राजनीति को स्टडी कर पाते हैं, राजनीति का अध्ययन कर पाते हैं। लेकिन इसी के साथ में ये तो बात हो गई दोनों का आखिर मीनिंग क्या है, राजनीति का क्या मीनिंग है और विज्ञान का क्या मतलब है, वो तो हम समझ चुके हैं। लेकिन अब थोड़ा सा हम एंशिएंट हिस्ट्री के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, जैसे हम राजनीति और प्रशासन यानी कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन पर अगर हम बात करें, उस पर भारत में एक लिटरेचर काफ़ी पॉपुलर जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, भारतीय ग्रंथ। अगर हम देखते हैं एंशिएंट इंडियन लिटरेचर की अगर हम बात करते हैं, वो क्या है, हम देखते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखा है, हम कह सकते हैं डिप्लोमेटिक एक लेखक की अगर हम बात करते हैं, कौटिल्य ने इस बुक को लिखा है अर्थशास्त्र, जो बुक लिखी गई है। और हम ये भी देखते हैं जो कौटिल्य का अपना मानना है, वो राजनीति विज्ञान को क्या मानते हैं, अर्थशास्त्र, यानी कि राजनीति विज्ञान को उन्होंने क्या बोला है, अर्थशास्त्र, कि अर्थशास्त्र उसको बोला जाता है। और हम ये भी देखते हैं कि उसमें क्या है, अर्थशास्त्र में दंड नीति और राजनीति, या हम कहें पोल साइंस में क्या है, पोल साइंस को क्या बोल रहे हैं, वो अर्थशास्त्र बोल रहे हैं, कौन, कौटिल्य। और फिर हम ये भी देखते हैं कि दंड नीति या फिर राजनीति, ठीक है ना, इन सभी का हम क्या करते हैं, स्टडी कर पाते हैं, किस में, अर्थशास्त्र में। और फिर हम ये भी देखते हैं कि उन्होंने क्या किया, इसको हम ये भी देख सकते हैं, कौटिल्य ने इसको एक विधा के रूप में, ठीक है ना, और एक विधा में हम ये भी देखते हैं सरकार और दंड, ठीक है ना, इन सभी का भी इसमें हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। और अब आते हैं डेफिनेशन पर। डेफिनेशन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर डेफिनेशन को लेकर बहुत सारे जो हमारे पॉलिटिकल थिंकर और स्पेशली वेस्टर्न पॉलिटिकल जो थिंकर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें इसको, हम 3 पार्ट में इसको इजीली समझ सकते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से हैं, फर्स्ट में हम देखते हैं बहुत सारे हमारे सामने जो ऑथर हैं वेस्टर्न थिंकर की अगर हम बात करें, उन्होंने कहा कि स्टेट से ही उसको, स्पेशली उन्होंने स्टेट के बेस पर ही इसको डिफाइन किया है पॉलिटिकल साइंस को। जनरली अगर हम देखते हैं बहुत ही एक पॉपुलर कोटेशन है गार्नर की, उन्होंने बोला है कि स्टेट की उन्होंने बात की है कि राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ, ठीक है ना, राज्य और अंत दोनों ही कहाँ से होता है, स्टेट से। इट मीन्स अगर हम देखें, सपोज करें इस पॉइंट से हैं, अगर इस पॉइंट में भी हम स्टेट कर लें और फिर हम ये देखते हैं इस पॉइंट पे भी स्टेट, इट मीन्स क्या है कि बीच में कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, इस पॉइंट पर भी स्टेट है और इस पॉइंट पर भी स्टेट है, ठीक है ना, स्टार्टिंग भी स्टेट से है और एंडिंग भी, ठीक है ना, स्टार्टिंग एंड एंडिंग दोनों ही कहाँ से हैं, स्टेट से। तो पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग तो ये निकाला गया है। और फिर हम ये भी देखते हैं जेम्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जेम्स ने भी राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है, ठीक है ना, स्टेट को ही स्पेशली टारगेट किया जा रहा है। पॉल साइंस या हम कहें पॉलिटिकल साइंस इज़ द साइंस ऑफ द स्टेट, किसके अकॉर्डिंग, जेम्स के, गार्नर के अकॉर्डिंग भी उसने कहा स्टार्टिंग एंड एंडिंग, ठीक है ना, दोनों ही कहाँ से हैं, स्टेट से ही हो रहे हैं। अब स्टेट को स्पेशली गार्नर और जेम्स ने फोकस किया है, स्टेट को ही बेस बना करके अपनी परिभाषा दी है। लेकिन अब हम आते हैं गवर्नमेंट, सरकार पर भी बेस बना करके डिफाइन किया गया है पॉलिटिकल साइंस को, राजनीति विज्ञान को। अब हम लीकोक का भी काफ़ी पॉपुलर कोटेशन है, अगर हम देखते हैं राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विधा है, या हम कहें पॉल साइंस डील्स विद गवर्नमेंट, किसके अकॉर्डिंग, लीकोक। ये स्टेटमेंट है लीकोक का कि राजनीति विज्ञान जो है वो सरकार से संबंधित है। अभी तक हम देख रहे थे गार्नर जेम्स, उसने कहा स्टेट से ही रिलेटेड है। और यहाँ पर जब हम आते हैं जो सेकंड डेफिनेशन हम देखते हैं यहाँ पर कि सरकार से के अध्ययन के रूप में इन्होंने इसको डिफाइन किया है, उन्होंने कहा सरकार से ही रिलेटेड है। अभी तक हम देख रहे थे स्टेट और स्टेट। अब उसके बाद हम देखते हैं जो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, उसमें बात की गई है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में देखने की बात की गई है। उसमें हम देखते हैं पॉपुलर जो हमारे थिंकर हैं वो है गिलक्राइस्ट। गिलक्राइस्ट की जो बात हम करते हैं तो उसने बात की है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की क्या करता है, समस्याओं का अध्ययन करता है। तो देखिए गिलक्राइस्ट ने क्या किया,
दोनों को कंबाइंड किया हुआ है। अभी तक हम देख रहे थे स्टार्टिंग में स्टेट की बात की जा रही थी, उसके बाद जो हम सेकंड नंबर पर आते हैं जो राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा है उसमें हम देखते हैं कि गवर्नमेंट सरकार को बेस बना करके राजनीति विज्ञान को परिभाषित किया जा रहा था। लेकिन अब जब हम नेक्स्ट पर आते हैं, थर्ड नंबर पर आते हैं, तो उसमें देखते हैं राजनीति विज्ञान राज्य सरकार दोनों से उसको जोड़ा गया है, यानी कि दोनों को मिक्स किया गया है कि ना ही तो राज्य से संबंधित है या ना ही तो सरकार से है, दोनों से, दोनों का ही हम देखते हैं कि समस्याओं का अध्ययन करता है, राज्य की भी करता है और सरकार की भी करता है। अब हम डिमॉक के अकॉर्डिंग देखते हैं। डिमॉक में हम देखते हैं कि डिमॉक का अपना पॉपुलर कोटेशन है, उसने कहा है कि राजनीति शास्त्र यानी कि राजनीति विज्ञान का जो संबंध है वो राज्य और उसके साधन सरकार से हैं। हम ये भी कह सकते हैं पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न विद द स्टेट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंटली गवर्नमेंट, डिमॉक के अकॉर्डिंग है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि हमारे जो वेस्टर्न जो थिंकर्स की हम बात कर रहे हैं स्टार्टिंग से ही, बहुत सारे वेस्टर्न के अलावा बहुत सारे और भी अदर थिंकर हैं हमारे सामने, जो हम ये भी देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना, उस यानी कि उस तक ही सीमित किया गया है। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम स्टेट से ही एक लिमिटेड क्राइटेरियाज का बना देते हैं कि पॉल साइंस तो ओनली स्टेट से ही रिलेटेड है या स्टेट तक ही सीमित है, तो भी गलत है। और हम ये भी कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार तक ही सीमित है, अगर हम सीमित मान लेते हैं कि ये इसके एक लिमिट यानी कि इसका ये लास्ट क्राइटेरिया है, लिमिट है इसकी यहाँ तक, तो इसको अनकम्प्लीट माना गया है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि अनकम्प्लीट क्यों माना गया है। बहुत सारे जो हम देखते हैं, बहुत सारे ऑथर की हम बात करते हैं, उनका मानना तो ये भी है कि मानवीय तत्व, ह्यूमन एलिमेंट्स की तो बात ही नहीं की है, हम कहें लैक ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्स, इसमें तो किसी ने भी बात नहीं की है। सभी, किसी ने बोला है स्टेट से जुड़ा हुआ है, राज्य से जुड़ा हुआ है, किसी ने कहा कि राजनीति विज्ञान तो सरकार से संबंधित है, किसी ने कहा कि राज्य और सरकार दोनों से है। लेकिन हम ये भी कहेंगे कि मानवीय तत्व के अभाव में, ठीक है ना, राजनीति विज्ञान हम ये भी कह सकते हैं निर्जीव और संस्थागत ही माना जाएगा, या एक हम ये भी देखते हैं फॉर्मल, ठीक है ना। लेकिन फिर क्या हम इसको कंप्लीट कैसे गए हम, जैसे हम देखते हैं डेफिनेशन पर जो हम बात की है कि राजनीति विज्ञान में राज्य सरकार जैसे संगठनों के साथ साथ मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्षों का भी अध्ययन होता है। अभी तक क्या था, जो ह्यूमन एलिमेंट की हम बात कर रहे थे उसको क्या किया जा रहा था, इग्नोर किया जा रहा था। लेकिन अगर हम ह्यूमन से ही नहीं जोड़ेंगे तो फिर हम स्टेट और गवर्नमेंट की बात करेंगे तो उसको अनकम्प्लीट ही माना जाएगा। और अब हम देखें नेक्स्ट, जब हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, आखिर राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या है। अगर हम देखते हैं नेचर या स्वरूप की अगर हम बात करें तो देखा जाए इस पर सभी जो हमारे वेस्टर्न थिंकर हैं वो सभी क्या है, सभी सहमत नहीं है। सभी क्या है, सहमत नहीं है। क्यों नहीं है, एक क्वेश्चन तो ये भी है, सभी सहमत क्यों नहीं है, उसके पीछे कोई रीज़न है या नहीं। जनरली हम ये भी देखते हैं कि राजनीति विज्ञान को साइंस कहा जाए या नहीं, इस पर भी मतभेद है। हमें देखते हैं ना कि सभी एग्री नहीं है। अगर हम देखते हैं अरिस्टोटल की हम बात करते हैं, अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी बोला गया है। और अगर हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस को सुप्रीम साइंस भी माना गया है, सर्वोच्च विज्ञान की अगर हम बात करते हैं। लेकिन किसने बोला है, अरिस्टोटल ही तो बोल रहा है कि सुप्रीम साइंस की बात की गई है, ठीक है ना। और ये भी बोला गया, हम देखते हैं अरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और बर्नार्ड शॉ की हम बात करें, इसमें क्या है कि राजनीति विज्ञान में मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रखने वाला विज्ञान बोला गया है। लेकिन हम ये भी देखते हैं उसको टू पार्ट में अगर हम देखते हैं कि विवादास्पद तो है, प्रकृति पर सभी एग्री नहीं है, सभी सहमत नहीं है। अगर हम देखें अरस्तु, बर्नार्ड शॉ, बोंदा, हाब्स, ब्राइस, मॉन्टेस्क्यू, फाइनर, लॉस्की, जालिनेक, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं। लेकिन एक लिस्ट अगर हम देखते हैं, एक लंबी लिस्ट हमारे सामने ऐसी भी है जो कहती है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कौन है वो सब,
बहुत सारे ऑथर इसमें भी हैं। बकल की हम बात कर सकते हैं, बेंटले है, मैटलैंड है, ठीक है ना, कैटलिन की हम बात कर सकते हैं, बियर्ड है, बर्क है, ब्रोगन है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। लेकिन हम बकल की अगर अकॉर्डिंग हम बात करें तो उसमें बात की गई है कि राजनीति विज्ञान की डेथ हो चुकी है, राजनीति विज्ञान तो मर चुका है, और अब इसमें क्या है, संस्थाओं और औपचारिक अध्ययन ही होता है। ये स्टेटमेंट किसका है, बकल का है। मैटलैंड की हम बात करते हैं। मैटलैंड ने क्या कहा कि राजनीति विज्ञान कि जब भी इस टाइटल पर यानी कि बहुत सारे जब भी क्वेश्चन होते हैं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक जो इसका टाइटल है राजनीति विज्ञान, उस पर बहुत ज़्यादा दुख होता है, खेद होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों को लेकर या हम कहें पॉलिटिकल साइंस की जो एक नेचर की हम बात कर रहे हैं उस पर हमारे बहुत सारे जो थिंकर हैं उसमें भी हम देखते हैं उसका भी पार्टीशन किया गया है कि बहुत सारे एग्री हैं और बहुत सारे डिसएग्री हैं, ठीक है ना। लेकिन अब हमारे लिए नेक्स्ट जो नंबर है उसमें हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र या हम कहें स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अगर हम देखें राजनीति विज्ञान को, इसका स्कोप कैसा है, कितना बड़ा है, क्या कुछ हम इसमें कर पाते हैं, तो हम इसमें देखते हैं राजनीति विज्ञान की राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन, जो इसमें फर्स्ट पॉइंट है। और इसमें हमने बहुत सारे पॉइंट्स को अलग अलग थोड़ा सा एक समरी के रूप में हमने रेडी किया है। जैसे हम देखते हैं राजनीतिक क्रियाओं का भी अध्ययन हम इसमें करते हैं, और राज्य के अतीत का इसमें स्टडी हम कर पाते हैं, या हम कहें पास्ट ऑफ द स्टेट या स्टडी ऑफ द पास्ट ऑफ द स्टेट की हम बात कर सकते हैं, प्रेजेंट ऑफ द स्टेट की बात कर सकते हैं, फ्यूचर ऑफ द स्टेट, ठीक है ना, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, और इसमें वेरियस टाइप्स के जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की भी हम बात करते हैं, उसका भी स्टडी हम कर पाते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन पर भी हम बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि अतीत का अध्ययन करते हैं, वर्तमान का, ठीक है ना, किसके, राज्य के अतीत का, राज्य के वर्तमान, राज्य के भविष्य का अध्ययन हम इसमें कर पाते हैं। और फिर सरकार का अध्ययन की हम बात करें, वो सारी हम कह सकते हैं राजनीतिक संस्थाएं भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ऊपर भी हम देखते हैं। इन सभी का स्टडी हम कहाँ पर करते हैं, राजनीति विज्ञान में करते हैं। अब इसको जो भी हमारे पॉइंट हैं उसको हम डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम देखें व्यक्ति की राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन। अब इसमें हम ये देखते हैं कि आखिर व्यक्ति की राजनीतिक क्रियाएँ क्या हो सकती हैं। जनरली हम देखते हैं व्यक्ति की उन राजनीतिक क्रियाओं, इट मीन्स बहुत सारी हम कह सकते हैं एक्टिविटी व्यक्ति करता ही करता है स्टेट में जब रहेगा, ठीक है ना। लेकिन राज्य हम ये भी देखते हैं, राज्य व्यक्तियों की या व्यक्तियों का हम कह सकते हैं एक राजनीतिक संगठन है। व्यक्तियों का जो भी हम देखते हैं स्टेट में बहुत सारे जो व्यक्ति रहते हैं तो उन्होंने क्या किया, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ही तो बनाया है। और हम ये भी देखते हैं सुरक्षा, ठीक है ना, सुख समृद्धि के लिए, ठीक है ना, उसका हमेशा हम देखते हैं लगातार एक अस्तित्व बना रहता है। इट मीन्स क्या है कि राज्य जो भी राज्य में हम देखते हैं बहुत सारे जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें, राजनीतिक संगठन है, वो हमेशा उसका अस्तित्व बना रहता है। और अस्तित्व बनाया है तो किसने बनाया है, एक व्यक्ति ने तो बनाया है। और हम ये भी देखते हैं कि राज्य में ही रह करके उसको अधिकार भी मिल सकते हैं। एक व्यक्ति को अगर राज्य का पार्ट होगा तभी तो अधिकार मिलेंगे, अगर वह राज्य में रहना पसंद नहीं करता है, ठीक है ना। जैसे हम देखते हैं अरस्तु ने एक बहुत ही पॉपुलर एक कोटेशन है अरस्तु की, उसने कहा कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। इट मीन्स क्या है, राज्य में रहेगा तो राजनीतिक बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी भी करेगा, और अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए हमेशा एफर्ट्स भी करेगा। तो सब एफर्ट्स कहाँ पर पॉसिबल है, राज्य में ही पॉसिबल है। अब हम देखते हैं राज्य के अतीत का अध्ययन। इट मीन्स राज्य का जो पास्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो भी पॉल साइंस में, राजनीति विज्ञान में ही हम देखते हैं। तो उसमें हम ये भी देखते हैं कि प्राचीन काल एंशिएंट ईरा में स्टेट कैसा था और उसका विकास कैसे हुआ, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है ना। इस सब का स्टडी हम कहाँ करते हैं, राजनीति विज्ञान में तो करते हैं। और एट प्रेजेंट में हम कहते हैं कि राज्य वर्तमान में जैसा भी है, ऐसा तो नहीं है कि हम कहें कि 20 ईयर या 100 ईयर उसमें स्टेट पूरी तरह से बन चुका है। हम देखते हैं उसमें सेंचुरी की हम बात कर सकते हैं, वह शताब्दियों के लंबे विकास का परिणाम, वह हम कहेंगे शताब्दियों के लंबे विकास का परिणाम है। और हम ये भी देखते हैं कि राज्य की उत्पत्ति
कैसे हुई, ठीक है ना। जब हम पास्ट को स्टडी करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, माइंड में आते हैं, और हम ये देखते हैं कि लंबे समय से इस पर विकास, राज्य के विकास होते रहे हैं, ठीक है ना, और अभी भी आगे इन फ्यूचर में भी उसका विकास होना ही होना है। अब हम देखते हैं राज्य के वर्तमान का अध्ययन। अगर हम देखते हैं वर्तमान जो भी स्वरूप है राज्य का, ठीक है ना, उसको हम एक, जो भी स्वरूप बना है, ठीक है ना, उसको हम बहुत ही एक सर्वोच्च संस्था के रूप में मानते हैं। और ये भी देख सकते हैं कि वर्तमान में भी राज्य हमारे जीवन का आधार है, यानी कि हमारा जो जीवन का, हम कह सकते हैं हमारी लाइफ का जो एक इम्पोर्टेंस है वो किसकी वजह से, स्टेट की वजह से ही। अगर हम कहें कि हम स्टेट में रहना नहीं पसंद करते और हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं और हमारी लाइफ का जो भी एक टारगेट है वो हम विदाउट स्टेट ही अचीव कर पाएंगे, क्या पॉसिबल है? नहीं। स्टेट ही हमें जीवन का आधार देता है। और हम ये भी देखते हैं कि स्टेट में रह करके हम बहुत सारे संगठन हैं, ग्रुप्स हैं, कम्युनिटी की हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना, वो भी, इसमें भी हम देखते हैं कि सब एक बैलेंस रहता है। कहाँ पर रहेगा सब ये बैलेंस? स्टेट में ही तो रह पाएगा। और स्टेट में हम ये भी देखते हैं, अगर हम मॉडर्न टाइम पीरियड में हम देखते हैं, आधुनिक समय में हम ये भी देखते हैं कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की, अगर हम इंडिया में भी देखते हैं, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो उसमें हमने डीपीएसपी में जो वेलफेयर स्टेट की जो बात की जाती है कि हमें एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए प्रयास करेंगे। अगर हम थोड़ा सा ये देखें कि जितने भी कंट्री हैं, जितने भी देश हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, सब एक पब्लिक वेलफेयर स्टेट बनाने की ही तो एक कंसेप्ट को लेकर बेस्ड काम कर रहे हैं। और हमें भी देखते हैं जब एक वेलफेयर स्टेट की बात की जाती है तो ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है, एक डेमोक्रेसी में ही हम देखते हैं, और सोशलिज्म, ठीक है ना, समाजवाद, बैलेंस करने की बात की जाती है, कोई भेदभाव ना हो, अमीर गरीबी का कोई भेदभाव ना हो। ये सारे भी पॉइंट्स हम इसमें देख सकते हैं। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि राज्य के भविष्य का अध्ययन, ठीक है ना, राज्य के भविष्य का अध्ययन भी हम राजनीति विज्ञान के माध्यम से ही करते हैं। जनरली हम देख सकते हैं कि राज्य का जो अस्तित्व है, ठीक है ना, अगर वो राज्य अस्तित्व में आया है तो वो क्या है, मानव जीवन को वो चाहता है बेटर बनाना, और भी अच्छा बनाना चाहता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे ह्यूमन लाइफ, या हम कहीं मानव जीवन कभी कितना भी उसको सुख सुविधाएं मिले, ठीक है ना, तो वह सेटिस्फाई नहीं हो पाता। तो मानव जीवन की श्रेष्ठता की कोई सीमा तो नहीं कह सकते। जैसे हम देखते हैं ह्यूमन की, अगर हम बात करें, किसी भी व्यक्ति को कितने भी पैसा मिल जाए, कितनी भी फैसिलिटी मिल जाए, क्या पॉलिटिकल, अगर हम देखते हैं चाहे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, अगर वो ऐसा तो नहीं कहेगा कि मुझे और इससे भी ऊपर कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना, तो उसका हमेशा इंटरेस्ट बनता ही रहता है। और हम ये भी कह सकते हैं, इसलिए इसको लास्ट नहीं कहा जा सकता। जो भी स्टेट में कुछ भी चेंजेज आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, ठीक है ना, उसको हम ये नहीं कहेंगे कि बस यही सिस्टम हमें पसंद है, इसके अलावा और कोई सिस्टम नहीं चाहिए। और हमें भी देखते हैं कि बहुत सारी स्टेट में विचारधाराएं हो सकती हैं, ठीक है ना, जैसे हम देखते हैं अराजकतावादी विचारधारा हो सकती है, साम्यवादी विचारधारा हो सकती है, ठीक है ना। तो इस तरह के हम ये भी देखते हैं कि चाहे राज्य में किसी भी तरह की विचारधारा रही हैं, तो हर प्रत्येक राज्य की हम बात कर सकते हैं, हर स्टेट की हम बात कर सकते हैं, उनका अपना नेचर होता है, एम्स होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग उनके कार्यक्षेत्र होते हैं। तो सारे एफर्ट्स हमेशा चलते रहते हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि भविष्य में राज्य का जो एक नेचर है वो कैसा रहेगा, डेमोक्रेटिक रहेगा या फिर किस तरह में उसमें एक, हम ये भी देखते हैं धीरे धीरे इस तरह से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। अगर इन फ्यूचर हम देखते हैं डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, अगर वो हमारे लिए बेनिफिट है, उसका हमें एक बेनिफिट मिल रहा है, अगर हम उसको बैलेंस कर पाते हैं तो लंबे समय से हम डेमोक्रेसी में ही सर्वाइव कर पाएंगे। अगर ऐसा भी हो सकता है, सिचुएशन बदल भी सकती है, हम मोनार्की सिस्टम की भी बात कर सकते हैं, सिस्टम मोनार्की में भी कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि राजतंत्रीय प्रणाली भी हो सकती है। और इसमें हम डिक्टेटरशिप, तानाशाही वाली व्यवस्था भी हम देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमेशा सिस्टम भी बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। और इसमें हम बात करें, आगे हम बात करते हैं सरकार का अध्ययन। अब हम देखते हैं आखिर राजनीति विज्ञान में हम सरकार का अध्ययन भी तो करते हैं। जैसे हम देखते हैं आखिर सरकार को, अगर हम देखें सरकार में हम ये भी देख सकते हैं, तीन एलिमेंट्स की हम बात कर सकते हैं। अगर हम देखें सरकार, इसमें हम देख सकते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका।
अगर हम एट प्रेजेंट में देखें गवर्नमेंट को इस तरीके से हम समझ सकते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेकिन अगर हम देखें आखिर हम सरकार का अध्ययन तो कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के अगर हम कहें विदाउट गवर्नमेंट हम एक कंप्लीट स्टेट की बात कर सकते हैं? नहीं। लेकिन जब हम सरकार की बात करते हैं और स्टेट की बात करते हैं, स्टेट का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट की हम बात करें वह है सॉवरेनिटी, संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि फुल उसको फ्रीडम होनी चाहिए, अपने इंटरनल और एक्सटर्नल वह डिसीजन ले पाए, आंतरिक और बाहरी संप्रभुता यानी कि होनी चाहिए उसको, तभी तो वह डिसीजन ले पाएगा। और फिर हम ये भी देखते हैं कि सरकार के बिना अगर गवर्नमेंट स्टेट के पास एलिमेंट नहीं है, सरकार उसके पास नहीं है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि उसको एक कंप्लीट स्टेट नहीं कहा जा सकता। लेकिन हम ये भी देखते हैं लुई 14वें की अगर हम बात करें, उसने माना है कि मैं ही राज्य हूँ, ठीक है ना। उसने कहा आई एम द स्टेट। इस तरह से भी बात की गई है कि यानी कि एक शासक ही राज्य होता है। इट मीन्स क्या है, एक डिक्टेटर की हम बात कर सकते हैं। एक शासक जो है वो क्या है, एक शासक ही एक राज्य होता है। और हम ये भी देख सकते हैं, जैसे हम अलग अलग तरीके की जो एक सिस्टम की हम बात कर सकते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे मोनार्की सिस्टम, यानी कि जो राजतंत्र ये जो प्रणाली होती है उसमें क्या होता है, राजा मेन होता है, राजा मुखिया होता है, सभी काम यानी कि सभी शक्तियाँ उसके पास होती हैं। और सभी शक्तियाँ होने के साथ साथ में हम ये भी देखते हैं, अगर राजतंत्र जो मोनार्की सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं उसके स्थान पर कोई और सिस्टम आ जाए, कुलीन तंत्र व्यवस्था आ जाए, तो फिर व्यवस्था बदल जाएगी। और हम ये भी देखते हैं धीरे धीरे सारे सिस्टम तो हमने देखे ही हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मोनार्की सिस्टम लंबे समय से चल रहा है तो सारे कंट्री ही मोनार्की सिस्टम को फॉलो करेंगे या राजतंत्रीय व्यवस्था को ही फॉलो करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन राजतंत्र कुलीन तंत्र में भी हो सकता है कन्वर्ट। और धीरे धीरे हम ये भी देखते हैं कि एट प्रेजेंट में हम किस तरह का सिस्टम देखते हैं, जहाँ जहाँ पर भी हम डेमोक्रेसी को देखते हैं, लोकतंत्र को देखते हैं, वहाँ पर कैसा है, जिसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट यानी कि प्रतिनिधि शासन। इंडिया में क्या है, इंडिया में हम ये भी देखते हैं डेमोक्रेसी, प्रत्येक डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इंडिया में हम देखते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, अप्रत्यक्ष। उसमें क्या होता है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं, चुनाव करते हैं उनका, ठीक है ना, इलेक्शन चुनाव के माध्यम से। और हम ये भी देखते हैं गवर्नमेंट को, जैसे जैसे हमने उसके अलग अलग 3 एलिमेंट्स पर पहले ही हमने बात की है, ठीक है ना, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। एक गवर्नमेंट किस तरह से प्रॉपर अपने काम को कर पाती है, ठीक है ना। जैसे हम बात करें व्यवस्थापिका काम क्या है, कानून को बनाती है, कार्यपालिका क्या है, कानून को क्रियान्वित करती है, और न्यायपालिका की क्या काम क्या है, जुडिशरी का काम क्या है, जजमेंट देना, न्याय निर्णय करना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें है, विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन। अगर हम कहें कि राजनीतिक संस्था केवल एक राजनीतिक संस्था का हम राज्य को मान लें कि एक ही राजनीतिक संस्था है, ये नहीं। अगर हम देखते हैं इसमें बहुत सारी संस्थाएं हो सकती है, सोशल भी हो सकती हैं, सोशल हम देखते हैं इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, रिलीजियस इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस की हम बात कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे संगठन हो सकते हैं। और उसमें हम ये भी देखते हैं राजनीति विज्ञान में राज्य सरकार के अध्ययन के साथ साथ में हम ये भी देखते हैं जैसे जैसे धीरे धीरे डेमोक्रेसी की अगर हम बात करते हैं, लोकतंत्र में क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज या प्रेशर ग्रुप्स की हम बात कर सकते हैं, और बहुत सारे हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पर भी हम बात कर सकते हैं। इन सभी का स्टडी हम कहाँ कर पाते हैं, राजनीति विज्ञान में तो कर पाते हैं। अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। आखिर हम ये भी कहेंगे कि राजनीति विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी अध्ययन होता है। हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि की हम बात करते हैं, इंटरनेशनल लॉ की हम बात कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन पर भी हम बात कर सकते हैं। इन सब का डेवलपमेंट कब कैसे क्यों हुआ, ये सब हम पॉलिटिकल साइंस के माध्यम से ही जान पाते हैं। और हम ये भी देखते हैं राजदूतों की अगर हम बात करते हैं, एम्बेसडर की हम बात कर सकते हैं। जैसे जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे अदर कंट्री के इंडिया में एम्बेसी जो बनी हुई है, यानी कि राजदूत जो आवास होते हैं, ठीक है ना, तो उसमें हम ये भी देखते हैं ये सारा जो एक प्रोसेस है, अगर हम उसको प्रॉपर समझना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड को समझना चाहते हैं, ठीक है ना, तो अगर उसमें बहुत सारे जो सुधार हुए हैं वो राजनीति विज्ञान के माध्यम से हो पाए हैं। और हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय
इंटरनेशनल इशू की हम बात कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं, जैसे इसमें हम सबसे टॉप पर देखते हैं आतंकवाद, ठीक है ना, उसको स्टॉप करने के लिए, ठीक है ना, सभी जो है स्टेट एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं और धीरे धीरे एफर्ट्स भी कर रहे हैं, ठीक है ना, सभी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी हम देखते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है ना, उन सभी को अगर हम अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है ना, डिप्लोमेसी को हम बात कर सकते हैं। और जैसे हमने कॉमन इशू की बात की है, टेररिज्म, अगर हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर हम एट प्रेजेंट में इन्वायरमेंट के भी इशू को हम देख सकते हैं, जो पर्यावरण मुद्दे हैं, ठीक है ना, वो सब कहाँ सर राजनीति विज्ञान में के माध्यम से ही तो हम सॉल्व कर पा रहे हैं या उसका समाधान कर पा रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं राजनीति विज्ञान का जो एक स्कोप की हम बात कर रहे थे वो काफ़ी कम्प्रिहेंसिव है, बहुत ही विस्तृत है। और इसमें हम ये भी कह सकते हैं राज्य की उत्पत्ति कैसे हो पाई है, सॉवरेनिटी की हम बात कर सकते हैं, लॉ की बात कर सकते हैं, फ्रीडम की बात कर सकते हैं, या लिबर्टी की हम बात करें, राइट्स को लेकर बात करते हैं, गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, या ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की हम बात करते हैं। और इसमें हम ये भी देखते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बहुत सारे काम हैं, स्टेट की क्या कुछ एक्टिविटी हो पाती है, प्रेशर ग्रुप्स है, पब्लिक ओपिनियन की हम बात कर सकते हैं, राजनीतिक विचारधारा, इन सभी का हम स्टडी कर पाते हैं। राजनीति विज्ञान में ही तो सब कर पाते हैं। उसके बाद अब देखते हैं राजनीति विज्ञान के अध्ययन का महत्व। अगर हम कहें पॉल साइंस का इम्पोर्टेंस क्या है, कोई महत्व है? यस, महत्व है। सबसे पहले हम देखें इसकी एक समरी जो हमने रेडी की है, वो क्या है कि हम देखते हैं राजनीति विज्ञान का इम्पोर्टेंस में जब हम देखते हैं कि मानव अधिकार और उसके कर्तव्यों का ज्ञान होता है, ठीक है ना, मानव को यानी कि अपने अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान होता है। और ह्यूमन का अगर हम देखें या हम देखते हैं दृष्टिकोण, ठीक है ना, को उदार बनाता है। और ये भी देखते हैं राष्ट्रीय और संवैधानिक इतिहास का ज्ञान होता है, ठीक है ना, कर्तव्यों का ज्ञान होगा, अधिकारों का ज्ञान होगा। फिर हम ये भी देखते हैं इसमें एक गुड एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात कर सकते हैं, उसको कैसे बैलेंस करना है, कैसे उसको प्रॉपर समझना है, चलाना है, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं क्या हैं, उन सभी की नॉलेज हमें यहाँ पर मिल पाती है। और हम भी देखते हैं कि राज्य और सरकार का ज्ञान हमें मिल पाता है, इसलिए भी इसका इम्पोर्टेंस है। और फिर हम ये भी देखते हैं राजनीतिक चेतना का विकास होता है, इसलिए भी इम्पोर्टेंस है। और सामाजिक शांति और व्यवस्था का रक्षक है राजनीति विज्ञान। और विश्व बंधुत्व की भावना की हम बात कर सकते हैं, यूनिवर्सल ब्रदरहुड जिसकी हम बात करते हैं। सारे पॉइंट्स हैं, अब इसको हम डिटेल में जानते हैं। फर्स्ट पर हम बात करते हैं मानव अधिकार एवं कर्तव्यों का ज्ञान। देखिए सबसे पहले अगर हम देखते हैं आखिर राजनीति विज्ञान का एक जो इम्पोर्टेंस को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो मानव को हम बात करें, ह्यूमन को अपने राइट्स को लेकर, ठीक है ना, उसके क्या अधिकार हैं, क्या उसकी ड्यूटीज़ हैं, ठीक है ना, उसकी नॉलेज अगर हम देखते हैं तो पॉल साइंस के माध्यम, राजनीति विज्ञान के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाई है। इसको हम एक कह सकते हैं एक श्रेष्ठ, ठीक है ना, एक सुपीरियर यूनिट के रूप में भी हम इसको देख सकते हैं। और इसने एक ह्यूमन को अपनी लाइफ को कैसे सर्वाइव करना है उसके लिए भी एक इंस्पिरेशन हम कह सकते हैं, ठीक है ना, एक उसको प्रेरित किया है एक व्यक्ति को। और इसी में हम ये भी कहेंगे कि जैसे अगर हम अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग बात करें, अरस्तु ने क्या है, अरस्तु का मानना है कि हम ये भी देखते हैं कि अगर व्यक्ति को, ठीक है ना, कानून और न्याय, इट मीन्स क्या है, लॉ एंड जस्टिस पर बात की है अरस्तु ने। उसने कहा है कि अगर सभी जो भी सुपीरियर बनते हैं स्टेट में, या हम कहें एक अच्छा, हम कहें गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक बन पाता है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि स्टेट में कानून और न्याय का होना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होगा, स्टेट को भी बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं, और स्टेट की जो जनता है उसको बहुत ज़्यादा भयंकर कह सकते हैं, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं मानवीय दृष्टिकोण को उदार बनाना। अगर हम देखते हैं राजनीति विज्ञान हमें क्या करता है, ठीक है ना, हमें अपनी जो हम कह सकते हैं अपनी जो पावर है, अपनी शक्ति है, ठीक है ना, उसका रियलाइजेशन की हम बात कर सकते हैं, उसको एक तरह से हमें एहसास कराता है, ठीक है ना। और हम ये भी देखते हैं कि हम विश्व के दूसरे देशों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। और धीरे धीरे हम ये भी देख सकते हैं अन्य देशों के बारे में तो हम जानते ही जानते हैं, और अपने देश के बारे में भी अच्छे से समझ सकते हैं।
और धीरे धीरे जब इस तरह का हम प्रॉपर उसको समझेंगे तो फिर क्या होता है, हम धीरे धीरे एक फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि उदार बन जाते हैं। और हम ये भी देख सकते हैं कि हम अपनी फैमिली में किस तरह से रह रहे हैं, कास्ट को बेस बना रहे नहीं बना रहे हैं, विलेज लेवल पर, सिटी लेवल पर, उन सब से बाहर निकल करके हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो समस्याएं होती हैं उनके बारे में भी सोचना शुरू करते हैं। लेकिन ऐसा कब हो सकता है, जब आप अपने बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचने के साथ साथ में आप स्टेट के बारे में सोचिए, सोसाइटी के बारे में सोचें, और उसके बाद फिर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो भी इशू हैं, जो भी कॉमन इशू हैं, उन पर भी आप सोच सकते हैं। सारी कैपेसिटी कहाँ पर मिल रही है, हम कह सकते हैं राजनीति विज्ञान के माध्यम से, इसलिए तो इसका इंपॉर्टेंस है, इसलिए तो इसका महत्व है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय और संवैधानिक इतिहास का ज्ञान। हमें भी देखते हैं कि राष्ट्रीय और कॉन्स्टिट्यूशनल अगर हम बात करते हैं, ये सभी हमें जो नॉलेज मिलती है उसके बारे में भी जानते हैं। जैसे हम पॉल साइंस की अगर हम बात करें, राजनीति विज्ञान के माध्यम से, या हम कहें कोई भी स्टूडेंट है जो पॉल साइंस को स्टडी कर पा रहा है, तो उसे क्या पता लगता है कि इंडिया में कितने कुछ, अगर हम देखते हैं अपने देश के बारे में जानना चाहे तो प्राचीन जो हम कहें एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में उसे जानना होता है, और स्पेशली किस तरह के हमने कुछ जो भी अचीवमेंट किए हैं या हम फेल हुए हैं, ठीक है ना, उन सभी का हमें नॉलेज गेन कर सकते हैं। और फिर हम ये भी देख सकते हैं हमारा बहुत सारे जो मूवमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे फ्रीडम को लेकर बहुत सारे एफर्ट्स किए हमारे जो बहुत सारे रिवोल्यूशनरी हैं, अगर हम स्पेशली इंडिया के ही पर्सपेक्टिव में बात करें, ठीक है ना, तो उसको हम समझने के लिए देख सकते हैं बहुत सारे जो हमारे रिवोल्यूशनरी रहे, या हमारे बहुत सारे और भी हम कह सकते हैं सोशल रिफॉर्मर, ठीक है ना, बहुत सारे उन्होंने किस तरह से सेक्रीफाइस किया, या किस तरह से पूरी तरह से अपना 100% अपने सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए, ठीक है ना, उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम प्रॉपर सब कुछ समझ सकते हैं, तो सब राजनीति विज्ञान के माध्यम से ही, या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं। राष्ट्रीय जो भी हम देखते हैं, राष्ट्रीय जो भी इंसिडेंट्स होते हैं, राष्ट्रीय घटनाएं, उन सभी का नॉलेज हमें कहाँ से मिल सकती है। और हमें भी देख सकते हैं कि इन सभी को जो भी हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में, हम कहें मिडिल हिस्ट्री में जो भी इंसिडेंट हुए हैं, उन सब को प्रॉपर हम समझ के क्या है, एक हम देखते हैं पेट्रोटिज्म, जिसको हम बोलते हैं देशभक्ति और स्वतंत्रता की भावना, एक फीलिंग बन सकती है। जैसे हम कह सकते हैं नेशनलिज्म, नेशनलिज्म उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि हम देख सकते हैं कि देशभक्ति और स्वतंत्रता की रक्षा, ऐसा नहीं है कि पहले ही आज़ादी से पहले ये सब फीलिंग होनी ज़रूरी थी, भावना बनी, आगे भी तो होनी चाहिए। तो ये सब जब हम प्रॉपर समझ पाते हैं कि हमारे जो भी बहुत सारे जो क्रांतिकारी हैं जिन्होंने अपना देश के लिए बलिदान किया, अगर हम उसको प्रॉपर समझना चाहते हैं, ठीक है ना, तो हमें जो हिस्ट्री की हम बात करते हैं, जो राष्ट्रीय इतिहास की, उसका स्टडी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इसलिए राजनीति विज्ञान का इम्पोर्टेंस है, महत्व है। उसके बाद हम देखते हैं उत्तम प्रशासन कला का ज्ञान। इट मीन्स क्या है, गुड एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें हम ये भी देखते हैं कि जैसे जो एट प्रेजेंट में हम जो देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि ये लंबे समय से, या हम कहें पहले भी एक जैसा सिस्टम चल रहा था एडमिनिस्ट्रेशन, धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन में हम कह सकते हैं बहुत सारे रिसर्च की हम बात कर सकते हैं, बहुत सारे इन्वेंशन की हम बात कर सकते हैं, नई नई खोज होते रही, किस तरह से हम स्टेट को अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं, स्टेट को प्रॉपर एक एडमिनिस्ट्रेशन दे सकते हैं, एक हम कह सकते हैं स्किल एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात कर सकते हैं, पब्लिक को कैसे प्रॉपर उनके लिए फैसिलिटी, जो भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है पब्लिक तक कैसे पहुंचाई जाए, एक प्रॉपर एक सिस्टम होना चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब हम राजनीति विज्ञान के माध्यम से तो कर सकते हैं। और फिर हम ये भी देखते हैं स्टेट में जो प्रॉपर इलेक्शन सिस्टम को हम देखते हैं, फिर उनका एक ट्रेनिंग जो सिस्टम बनाते हैं, ठीक है ना, और धीरे धीरे हम ये भी देखते हैं वो सब हम कहाँ से, राजनीति विज्ञान के माध्यम से ही हम जान सकते हैं। और फिर हम ये भी देखते हैं कि हम जो एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात कर रहे हैं, प्रशासन की जो बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जनता जो पब्लिक की हम बात करते हैं, तो वो सब क्या है, वो प्रॉपर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से समझ पाएंगे। जब एक बेटर सिस्टम उन्हें मिलेगा तभी तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का ज्ञान। अगर हम देखते हैं जैसे जैसे हम ये देखते हैं कि बहुत सारा जो डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारी साइंस फील्ड में बहुत सारा प्रोग्रेस हुआ है, वैज्ञानिक नई नई पद्धतियों की हम बात करते हैं, नई नई पद्धतियाँ भी हमारे सामने आ रही है, पॉल साइंस में हम देखते हैं। और वैज्ञानिक प्रगति की अगर हम बात करें, जैसे जैसे हम देखते हैं साइंस ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है, तरक्की की है,
और एक दूसरे को हम ये भी कह सकते हैं, जैसे इसमें बेस्ट एग्जांपल की हम बात कर सकते हैं एलपीजी। एलपीजी की अगर हम बात करते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन सब से क्या हुआ है, जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आई है तो क्या हुआ है, बहुत सब कुछ ईजी हो चुका है। अगर हम ग्लोबलाइजेशन के बेस पर बात करें तो पूरा ही विश्व क्या है, पूरा विश्व एक विलेज में कन्वर्ट हो चुका है। और ये सब पॉसिबल कैसे हो पाया, हम ये भी देखते हैं कि साइंस के बेस पर हम देखते हैं, लेकिन हम ये भी तो देखते हैं कि अगर हम एक दूसरे कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं या कुछ भी, बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से अटैचमेंट बना है, तो सब हम देखते हैं कि एक राजनीति विज्ञान के माध्यम से ही हो पाया है। और इसमें हम ये भी देख सकते हैं, उसके लिए बहुत सारी वजह हो सकती हैं। एम्पायरलिज्म भी हो सकता है जिसको हम साम्राज्यवाद बोलते हैं, कैपिटलिज्म भी हो सकता है, पूंजीवाद भी बोलते हैं जिसको हम, और कैपिटलिज्म के साथ साथ में हम ये भी बोल सकते हैं कम्युनिज्म भी, साम्यवाद, ठीक है ना, और निशस्त्रीकरण की हम बात कर सकते हैं, डिसआर्मामेंट की अगर हम बात करें, तो इस तरह की बहुत सारी एक आइडियोलॉजी की हम बात कर सकते हैं, लीग ऑफ नेशन की बात कर सकते हैं, या उस लीग ऑफ नेशन के बाद हम ये भी देखते हैं फिर यूएनओ है, बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, ठीक है ना, वो सब क्या है, हमें अलग अलग तरीके की नॉलेज देती हैं। WTO है, WHO है, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं बनी हैं जो हमारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए तो बनी हैं, एक स्टेट को बेटर करने के लिए, एक राज्य को अच्छा बनाने के लिए ही तो बन पाई हैं। और फिर हम ये भी कह सकते हैं राज्य एवं सरकार का ज्ञान, और हम ये भी देखते हैं जैसे स्टेट के क्या एम हो सकते हैं, इसका ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्कोप की हम बात कर सकते हैं, गवर्नमेंट के अलग अलग टाइप्स को लेकर हम बात कर सकते हैं। और अगर हम देखते हैं आइडियोलॉजी पर भी हम देख सकते हैं, हर स्टेट की हम बात करते हैं, एवरी स्टेट की अपनी आइडियोलॉजी अलग होती है। और फिर हम ये देख सकते हैं कि गवर्नमेंट का किस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाना है। और राज्य और सरकार के ज्ञान की जब हम बात करते हैं, इसमें हम ये भी देखते हैं कि डिफरेंट आइडियोलॉजी पर तो हम बात करते ही करते हैं, उसके मेरिट डिमेरिट्स को लेकर तो हम जानते ही जानते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर हम सिस्टम को, हम कहें एक पॉलिटिकल सिस्टम को अच्छे से हम जान पाते हैं, ठीक है ना, ऐसा भी तो होता है स्टेट में, ऐसा तो नहीं है कि जो भी रूलिंग पार्टी होती है वो अच्छा ही करती है स्टेट में, ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते, वो गलत भी तो काम कर सकती है। और जब गलत काम करेगी तो फिर हम क्या करते हैं, क्रिटिसाइज भी तो करते हैं उसको, उसकी आलोचना भी तो करती है, आलोचना भी तो हम ही करते हैं लोग। लेकिन कब करेंगे हम आलोचना, जब हम अवेयर होंगे, जागरूक होंगे। अगर हम कहें विदाउट अवेयरनेस के बेस पर ही हम सिस्टम को, जो भी सिस्टम में हो रहा है, जो रूलिंग पार्टी कर रही है या गवर्नमेंट जो भी कुछ काम कर रही है, डिसीजन ले पा रही है, अगर वो गलत लेगी, अगर हम लॉजिकल पावर का यूज नहीं करेंगे और अवेयर नहीं होंगे सिस्टम को लेकर, तो हम उसको क्रिटिसाइज भी नहीं कर पाएंगे, उसकी आलोचना भी नहीं कर पाएंगे। और जब हम प्रॉपर, जब सिस्टम में कुछ गलत होता है, अगर हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसमें एक पार्टिसिपेशन नंबर क्रिएट कर पाते हैं, तो फिर क्या होता है, हम एक तरीके से हम सिस्टम को, सिस्टम हमें नहीं चला रहा होता, हम सिस्टम को प्रॉपर एक प्रॉपर गाइड कर रहे होते हैं, उसको डायरेक्शन दे रहे होते हैं। वैसे तो हम ये भी देखते हैं, जैसे फोर्थ पिलर की हम बात करते हैं, मीडिया, अगर मीडिया के साथ साथ में एक सिटीजन की भी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उसको करनी चाहिए। और नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, राजनीतिक चेतना का विकास। राजनीतिक चेतना के विकास की जब हम बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं राजनीतिक चेतना आखिर कहते किसको हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना जरूरी है, इसको बोलते हैं हम पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। इट मीन्स कि अगर हम बात करें किसी भी कंट्री को लेकर, अगर हम बात करते हैं उसके नागरिकों में, हम कह सकते हैं राजनीतिक चेतना होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की हम बात करते हैं, राजनीतिक चेतना यानी कि पॉलिटिकल अवेयरनेस अगर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि वह अपने, ठीक है ना, अपने ना ही तो कर्तव्यों के बारे में कुछ समझ पाते हैं, ना जान पाते हैं, ठीक है ना। और उसके साथ में हम ये भी देखते हैं उनके जो पॉलिटिशियन होते हैं, ठीक है ना, उस स्टेट के जो पॉलिटिशियन होंगे, या हम कह सकते हैं जो उनके एक डिक्टेटर की हम बात कर सकते हैं, जो प्रशासक होंगे, वो अपने जो उनकी प्रॉपर ड्यूटीज़ हैं, ठीक है ना, वो क्या करेंगे, वो फिर अपनी जो प्रॉपर ड्यूटीज़ हैं, जो उनको काम करना चाहिए, वो नहीं कर पाएंगे। और फिर उसका सबसे बड़ा लॉस किसको होगा, उसका जो सबसे बड़ा लॉस होगा पब्लिक को ही होगा, ठीक है ना। क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि जो भी पॉलिटिशियन होते हैं, या फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या है, सब वो तो अवसरवादी हैं, ठीक है ना, अपना बेनिफिट निकालेंगे और धीरे धीरे फिर क्या होगा, फिर हम जब भी तो बोलते हैं, अगर हम
अवेयर एक सिटीजन नहीं बन पाएंगे, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, ये हम कहें एक जनता जब जागरूक नहीं हो पाएगी तो फिर क्या होता है, बहुत सारे स्कैम हो जाते हैं, भ्रष्टाचार होते हैं, करप्शन होता है, और उसके बाद क्या होता है, सबसे ज़्यादा लॉस में कौन होता है, आम जनता ही तो होती है। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान का इसलिए भी महत्व है कि हम राजनीतिक चेतना का विकास कर पाएँ, और जब हम धीरे धीरे हमारा जो एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट जब धीरे धीरे बढ़ता है तो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस क्रिएट होता है, हम सिस्टम को प्रॉपर समझ पाते हैं। और उसमें हम देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा इसमें, सामाजिक शांति एवं व्यवस्था का रक्षक। इसका इसलिए भी इम्पोर्टेंस है, हम ये भी कह सकते हैं कि समाज में जो शांति बन पाती है, सोसाइटी में जो पीस क्रिएट हो पाता है, और हम ये भी देख सकते हैं कि एक जो सिस्टम, ठीक है ना, अगर पीस क्रिएट हुआ है और सिस्टम का हम ये भी देखते हैं कि रक्षा भी हो पाती है, ठीक है ना। अगर हम कहें सोसाइटी में अशांति का वातावरण बन जाता है, ठीक है ना, तो फिर क्या होता है, एक असंतुलन बनता है, और असंतुलन बनता है तो बहुत सारी घटनाएं जन्म लेती हैं। और इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है वह है विश्व बंधुत्व की भावना का प्रेरक। अगर हम कहें राजनीति विज्ञान का इसलिए भी इम्पोर्टेंस हम कहेंगे कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ साथ हम कहेंगे कि विदेश नीति, कूटनीति, ठीक है ना, इन सभी के भी ज्ञान से हम परिचित हो पाते हैं कि आखिर कूटनीति में होता क्या है, विदेश नीति का क्या बेनिफिट है। और जब हम प्रॉपर एक पॉजिटिव वाली जो फॉरेन पॉलिसी को जब हम अप्लाई करते हैं अदर कंट्री के साथ में, तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे बहुत सारे जो कंट्री है वो यूनाइट होते हैं, और यूनाइट होते हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक भावना का जन्म होता है। और इससे क्या होता है कि फिर हम कह सकते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड, जिसकी हम बात करते हैं विश्व बंधुत्व। जैसे हम देखते हैं यूएनओ की मेन थीम क्या है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड तो है। जैसे हम देखते हैं एट प्रेजेंट में 193 कंट्री उससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो सभी चाहते हैं, पीस चाहते हैं, सभी शांति चाहते हैं, लेकिन एक सिस्टम को बेटर करना भी चाहते हैं। तो ये सभी आज की हमारे इस वीडियो में था, जो हमने बात की है कि राजनीति विज्ञान का जो अर्थ क्या है, उसका परिभाषा, उसकी प्रकृति पर भी हमने बात की है, उसका क्षेत्र और उसका इम्पोर्टेंस। तो अगर हम देखें जो हमारा पूरा ही ये वीडियो है, ठीक है ना, ये सभी को हमें दिखाता है कि पॉल साइंस, राजनीति विज्ञान कितना हमारे लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों आज हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। इसके बाद भी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।